हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 53 degree on the prism emerges at an angle of 37 degree as shown. If the angle of incidence is made 50 degree, which of the following is a possible value of the angle of emergence? तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक रे ऑफ लाइट जो है 53 डिग्री के इंसिडेंस एंगल पे प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट की जाती है. इमरजेंस एंगल में दे रखा है उस कंडीशन के लिए 37 डिग्री. अब हमें बोला जा रहा है कि यदि इंसिडेंस एंगल को 50 डिग्री कर दिया जाए तो जो हमारे पास इमरजेंस एंगल की पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की. स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि n1 इंटू साइन आई, n1 इंटू साइन आई ये किसके इक्वल होगा, n2 इंटू साइन आर के इक्वल होगा. तो n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी. आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बना लेता हूँ. ये कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक प्रिज्म है जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट किस एंगल पे इंसिडेंट की जाती है, 53 डिग्री. इसको चलो थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको. ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा. ये हमें दे रखा है 53 डिग्री. तो ये रे ऑफ लाइट कुछ बेंड कर जाएगी इस तरह से और सेकंड फेज से कुछ इस तरह बाहर निकल जाएगी. ये हमें एंगल दे रखा है इमरजेंस एंगल. ये कितना है, 37 डिग्री. ये हमारे पास होगा R1 और ये हमारे पास होगा R2. तो अब फर्स्ट सरफेस के ऊपर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं. स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, एट फर्स्ट सरफेस. तो ये हमारे पास क्या होगा, n1 इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एयर से आ रही है साइन आई. साइन आई की वैल्यू में कितनी गिवन है, 53 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री, विच इज इक्वल टू n2. n2 हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, विच इज हम मान लेते हैं कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इंटू साइन आर. साइन आर तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन R1. यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन R1. एक तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी. इसी तरह से मैं सेकंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूं. फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास n1 क्या होगा इस बार, ये हमारा होगा म्यू क्योंकि प्रिज्म से लाइट जा रही है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R2. तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन R2 विच इज इक्वल टू n2. n2 इस बार क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1, और साइन ई की वैल्यू हमें दे रखी है 37 डिग्री. तो यहाँ से म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन R2. ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. अब इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको देखते हैं. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं, आई की जो वैल्यू है वो 53 डिग्री से 50 कर रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं. आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. आई डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास एंगल जो R1 है इसको भी डिक्रीज होना पड़ेगा. R1 को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट है, और साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. तो यदि ऊपर वाली वैल्यू को यदि हम कम कर रहे हैं, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कम की जा रही है, तो म्यू को कांस्टेंट रखने के लिए साइन R1 की वैल्यू भी कम होनी चाहिए. तो साइन R1 की वैल्यू कम करनी है तो आर की वैल्यू भी, R1 की वैल्यू भी डिक्रीज होनी पड़ेगी. एक तो ये बात होगी. इसी तरह से तो अब हमारे पास एक कंडीशन रहती है, ए जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म वो क्या होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है. अब हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो R1 है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं. यदि R1 डिक्रीज कर रहे हैं तो R2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कांस्टेंट रहता है.
R2 शुड बी इंक्रीज। R2 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन के अंदर यदि हम R2 की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, R2 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ इमरजेंस जो है E, वो भी क्या करेगा, E भी इंक्रीज करेगा, ऑल्सो इंक्रीज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। जब R2 की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है तो साइन R2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो म्यू को कांस्टेंट रखने के लिए साइन 37 या साइन ऊपर क्या रहा है, साइन E, तो E की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा यहाँ से ये कंसेप्ट बन रहा है कि जब हम इंसिडेंस एंगल को कम कर रहे हैं, आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ई जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये हमारा कंसेप्ट बन गया है यहाँ से। तो आई की जो वैल्यू है वो हमने डिक्रीज करी है कहाँ से, 53 डिग्री से 50 डिग्री कर दी। तो ई की वैल्यू के अंदर क्या चेंज आना चाहिए, 37 डिग्री से स्लाइटली इंक्रीज होना चाहिए, स्लाइटली इंक्रीज होना चाहिए 1 डिग्री या 2 डिग्री, क्योंकि वैल्यू के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल क्या होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं, छोटा चेंज होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 38 डिग्री 39 डिग्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये प्रैक्टिकली डिफाइन है, क्योंकि जैसे ही हम वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई की वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो ई की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर निकलेगा, या तो 38 डिग्री हो सकता है या 39 डिग्री हो सकता है। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, तो वो मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा क्लोज आंसर हमारा कौन सा होगा, डी जो है 38 डिग्री, वो हमारा मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी 38 डिग्री हो जाएगा। So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.